हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी और उसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और इसमें अभी तक हमने पढ़ लिया है इसके एडवांटेज तक और अब उसके आगे हमें पढ़ना है। तो उसके आगे देखिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं फंक्शन में आता है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। पहला हमारा क्या आता है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब देखिए अकाउंटिंग करता क्या है, अकाउंटिंग में जो भी हमारे बिजनेस का ट्रांजैक्शंस होता है उन बिजनेस को हम अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड करने का मतलब ये नहीं कि जैसे मन हुआ हमने वैसे ही रिकॉर्ड कर लिया। अगर उसको रिकॉर्ड करना है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए जिसके थ्रू हम यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को अपने रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंट्स की बुक में, यानी जिसमें हम हिसाब लिखते हैं कि कितने का सामान हमने बेचा, खरीदा, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ये सब हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें एक सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखना होगा और ये जो सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड हम रखेंगे ये अकाउंटिंग के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको फॉलो करके हम मेंटेन करेंगे। सेकेंड हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम क्या प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जो हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस और पोजीशन को शो करता है। परफॉर्मेंस का मतलब कि हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना लॉस हो रहा है, और पोजीशन का मतलब एट द एंड ऑफ पीरियड हमारे बिजनेस में एसेट्स कितने का है, हमारे बिजनेस की लायबिलिटी कितनी है, हमारे बिजनेस में जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया था, उसकी वैल्यू क्या है वो डिटरमाइन किया जाता है। उस दूसरा फंक्शन होता है ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस स्टेटमेंट जो हमारा परफॉर्मेंस शो करता है, और बैलेंस शीट होता है जिसमें हम बिजनेस के पोजीशंस को शो करते हैं, यानी पोजीशन स्टेटमेंट होता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाते हैं अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को डिटरमाइन करने के लिए, और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं अपने बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को फाइंड करने के लिए कि एट द एंड ऑफ ईयर हमारे बिजनेस की कितनी लायबिलिटी, एसेट्स या कितना कैपिटल है। थर्ड आता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अगर हमने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और रूल्स को फॉलो करके प्रिपेयर किया है तो ये हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करेगा। अब लीगल रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करेगा, एक तो ये हमारा एज अ एविडेंस एक्सेप्टेबल होगा। रीजन क्या है, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं तो एविडेंस के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा फायदा हमारा कहाँ पे होगा, जो टैक्स की लायबिलिटीज हैं उनमें भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे हमको मान लो टैक्स पे कर, इनकम टैक्स पे करना हुआ, जीएसटी टैक्स पे करना हुआ, ठीक है, तो उसके लिए भी जब हम एक सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन रखेंगे तो हम उसके लिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो किसमें हेल्प करेगा, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, हमारे जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने में हेल्प करेगा। फोर्थ है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका एक और फंक्शन होता है कि जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है उसे हम अपने यूजर्स से कम्युनिकेट करें, जिससे उन्हें जो डिसीजन लेना है हमारे स्टेटमेंट से रिलेटेड या हमारे बिजनेस से रिलेटेड वो उसके बारे में डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट मतलब कि ये हमारे मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, कोई डिसीजन लेने में, कोई नई प्लान बनाने में, पॉलिसीज डिसाइड करने में, हमारे बिजनेस के कॉस्ट को कंट्रोल करने में, जो भी कॉस्ट हमारा आता है उस कॉस्ट को कंट्रोल करने में, ये डिसाइड करने में कि हमारा अगर कोई गुड्स है तो वो कितने में सेल होना चाहिए, उसका कॉस्ट क्या होना चाहिए, उन सब में हमारे ये बिजनेस को हेल्प करता है। तो असिस्टेंस टू मैनेजमेंट ये है इसका फंक्शन, ठीक है।
और इसका फंक्शन जो आपने एडवांटेज पढ़ा था उसी एडवांटेज से ही है, वही आपका उसी तरीके से फंक्शन भी होता है, एडवांटेज ही उसका फंक्शन है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अब इसका फायदा क्या है ना, ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिया, अब इसका एडवांटेज क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। हमें क्या मिल जाता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाता है बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस में जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, वो हमारा मनी से रिलेटेड होता है, और जो भी हमने ट्रांजैक्शन किया अगर हमने उसको अकाउंटिंग रूल्स, प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके प्रिपेयर किया है, हमने रिकॉर्ड रख रखा है, हमने लिख रखा है कि हमने क्या खरीदा, क्या बेचा, किसको पैसा दिया, किससे पैसा लिया, तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कभी हमको जरूरत भी जानना हुआ कि हमने पूरा साल भर में कितना सामान खरीदा, कितने का गुड्स खरीदा, कितने का गुड्स बेचा है, ठीक है, तो अगर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखेंगे तो उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मान लीजिए कि हमारा कोई एक कस्टमर है, वो हमसे क्रेडिट पे गुड्स लेके जा रहा है और एट द एंड ऑफ ईयर आता है हमारे पास, बोलता है कि अब आप हमको बता दो कि टोटल गुड्स हमने कितने का खरीदा और क्या क्या खरीदा, फिर हम आपको पेमेंट कर दें। अब मान लो अगर हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं रखा है तो हम उसको कैसे बताएंगे, सारे ट्रांजेक्शन पूरे साल भर के थोड़े याद होते हैं, हम पूरा तो याद कर नहीं सकते, तो ऐसे कंडीशन में ये हमारा हेल्प करता है। अगर हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखा है तो ये हमें जो हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, पैसे से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट है हमारा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अभी आपको फंक्शन में बताया कि डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसीज को डिसाइड करने में, कॉस्ट को कंट्रोल करने में, सेल प्राइस डिसाइड करने में ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा रिप्लेसेस मेमोरी। अभी जो कस्टमर वाला एग्जांपल बताया सेम वही, मान लो उधार में हम सामान बेच रहे हैं, क्रेडिट पे गुड सेल कर दिया, अब हमको अपने कस्टमर से पैसा लेना है, हम उसके पास जाते हैं, बोलते हैं कि भाई हमारा पैसा तो पे कर दो। अब वो बोलता है कि ठीक है अपना पैसा ले लो, हमने सेल किया था 10,000, 8,000 रुपीज वो हमको दे रहा है, तो फिर हम कैसे उससे बोलेंगे कि भाई हमारा 10,000 रुपए का सामान आपने ले रखा, आप 10,000 दो, 8,000 क्यों दे रहे हो। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड है तो हम ट्रांजैक्शंस को रिप्लेस भी, मेमोरी को अपने रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे मान लो उसको 2,000 रुपए का याद नहीं है, या मान लो हम ही भूल गए, हम गए पैसा लेने, 10,000 रुपए बाकी है, हम 8,000 रुपए मांग रहे हैं क्योंकि 2,000 रुपए का ट्रांजेक्शन हम भूल चुके हैं, तो ऐसे कंडीशन में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमारी मेमोरी को रिप्लेस करता है। हम अपने स्टेटमेंट को देख के, अकाउंट्स को देख के, बुक को देख के ये जान सकते हैं कि कितना पैसा किस कस्टमर से लेना है, या कितने का हमने गुड्स कहीं पे सेल कर रखा है, कहीं से परचेज कर रखा है, तो ये हमारी मेमोरी को रिप्लेस भी करता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अब अगर हम बिजनेस करते हैं तो हम उसका कंपैरिजन भी करते हैं, कंपेयर करते हैं कि हमने प्रॉफिट अर्न किया कि लॉस हुआ, या मान लो हम जो बिजनेस कर रहे हैं सेम टाइप का कोई और बिजनेस कर रहा है, हमारा कंपटीटर है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो हम कितना कर रहे हैं, हम कंपेयर करना चाहते हैं। अक्सर हम लोग कंपेयर करते हैं, अपने काम को कंपेयर करते हैं, अपने आप को कंपेयर, ऐसे ही बिजनेस को भी कंपेयर किया जाता है। तो जब कंपेयर करना होगा तो उसके लिए एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना जरूरी है, एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना जरूरी है, और जब प्रॉपर हमारे पास रिकॉर्ड होगा तो हम कंपैरेटिव स्टडी आसानी से कर पाएंगे। चाहे अपने ही बिजनेस को, एक साल के प्रॉफिट को या एक साल के ट्रांजैक्शन को दूसरे साल के प्रॉफिट या ट्रांजैक्शन से कंपेयर करना हुआ, या सिमिलर नेचर के बिजनेस से कंपेयर करना हुआ किसी दूसरे के बिजनेस से, तो उसमें हमें इससे हेल्प मिलता है, तो ये एडवांटेज है। फिर फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। अभी हमने बताया कि जो टैक्स लायबिलिटीज एविडेंस का काम करता है, क्योंकि जो है हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो एविडेंस के बेसिस पे ही रिकॉर्ड होता है, तो लॉ के अकॉर्डिंग भी ये एज अ एविडेंस होता है, अच्छा एविडेंस माना जाता है, जो हमारी जो है रियलिटी को शो करता है कि कितना एक्चुअल में हमने ट्रांजैक्शन किया, कितना हमने प्रॉफिट अर्न किया, जिससे जब हमें टैक्स पे करना हो तो उसके कैलकुलेशन में, उसको डिटरमाइन करने में काफी आसानी होती है। जैसे मान लो टैक्स हमें पे करना हुआ,
अब अगर हमने रिकॉर्ड नहीं रखा है तो कोई भी अमाउंट हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है कि हमारा सेल ज्यादा किसी ईयर दिख रहा हो और उसी के बेसिस पे लग रहा हो टैक्स, ठीक है, और इस साल हमारा सेल जो है कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ हो, तो टैक्स हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमने सिस्टमैटिक अकाउंट रिकॉर्ड रखा है, अकाउंटिंग हम करते हैं, तो उसका फायदा हमें टैक्स लायबिलिटीज में भी मिलता है। और टैक्स लायबिलिटीज के लिए जो हमें एंड ऑफ द ईयर टैक्स के लिए रिटर्न फाइल करना होता है, ठीक है, उसको हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट्स लोन। अब देखो लोन मिलता कहां से है, लोन तो मिलेगा बैंक से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देगा, और लोन कोई कब देगा हमें, जब उसको ये भरोसा होगा कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, हम आपसे पैसा ले रहे हैं तो उस पैसे का सही यूज करेंगे और उससे हमारी ग्रोथ होगी, हमारी ग्रोथ हो रही है तभी तो कोई हमको उधार देगा। मान लो हमने छोटा सा बिजनेस को हमने स्टार्ट किया और अपने फ्रेंड से पैसा हम उधार मांग रहे हैं, उसको पता है कि हमारे बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं होता, हमेशा लॉस होता है, या हम उसका पैसा वापस टाइम पे नहीं करेंगे, जिससे भी पैसा लेते हैं उसका पैसा हमने कभी भी टाइम पे वापस नहीं किया है, तो ऐसे कंडीशन में वो क्यों देगा। तो अगर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखेंगे तो उसका एक फायदा ये भी मिलेगा कि उसके थ्रू जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो बैंक हैं जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, वो हमारी ग्रोथ को भी देख सकते हैं, ठीक है, ग्रोथ को भी एनालाइज कर सकते हैं, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को भी एनालाइज कर सकते हैं, और हमारे जो रीपेमेंट की कैपेबिलिटी है, जो हम रीपेमेंट करते हैं लोन का, या जो भी पैसा हम उधार में लेते हैं उसका जो पेमेंट करते हैं, उसके बारे में भी वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये एक फायदा होता है कि अगर हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखा है, अकाउंटिंग किया है, तो लोन में भी हमको फैसिलिटी मिलेगी, लोन लेने में आसानी होगी, कोई भी हमको फंड प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट है एविडेंस इन कोर्ट। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है किसी कस्टमर के साथ या किसी के साथ, तो उस कंडीशन में भी ये हमारा एविडेंस का काम करेगा। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग को हम करते क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स और कॉन्सेप्ट को फॉलो करके करते हैं। जो अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं, जो कॉपी में हिसाब लिखते हैं, वो उस रूल, प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट को फॉलो करके प्रिपेयर करते हैं। इसलिए अगर किसी के साथ कोई डिस्प्यूट होता है तो ये एज अ गुड एविडेंस कोर्ट में एक्सेप्टेबल होता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप में भी इसका हेल्प होता है। अब कैसे हेल्प होता है, मान लो किसी को पार्टनर, एज अ पार्टनर फर्म में एडमिट करना है, हम अपने बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहते हैं कि कोई पार्टनर बन जाए जिससे हमारे बिजनेस का ग्रोथ हो जाए, है ना, पैसा आ जाए बिजनेस में एक्स्ट्रा, या किसी के काम करने का जो स्किल है, मैनेजर स्किल है, उसकी वजह से किसी को अगर हम पार्टनर बना रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे भी अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड है तो हेल्प मिलेगा एडमिशन में, रिटायरमेंट के टाइम, डेथ के टाइम। क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी को पार्टनर बनाते हैं तो उसे भी उतना ही राइट मिल जाता है जितना हमारे पास है। जिस रेशियो में पार्टनर बना होगा उतना उसको राइट मिलेगा। तो राइट किस पे मिला, एसेट्स पे मिला, एसेट्स के लिए वो जो है ऑनर हो जाएगा एसेट्स का, बाकी चीजों के लिए भी वो जो है लायबल होगा। तो अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखा है हमने तो हम करेक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं सारी वैल्यू की, एसेट्स कितने का है तो उसमें उसका शेयर कितना हुआ, हम प्रॉफिट कमाते हैं तो प्रॉफिट में कितना शेयर हुआ, कितना उसको देना है। मान लो अकाउंटिंग रिकॉर्ड हमने नहीं रखा, प्रॉफिट लॉस हम डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, गलत प्रॉफिट निकाला, तो प्रॉफिट हम कैसे उसको देंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखने से जो है पार्टनरशिप अकाउंट में भी हेल्प मिलता है। कोई रिटायर हो गया तो उसको रीपेमेंट करना, उसका पैसा देना, किसी डेथ हो गया तो उसको भी पैसा देना है, उस कंडीशन में भी जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको हम पेमेंट करेंगे। तो इन सब चीजों के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फायदेमंद है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। फिर वही आ गया असिस्टेंस टू मैनेजमेंट वाला, ये आ गया डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेने में हमको हेल्प होगा। जैसे मान लो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हम कंपेयर जब हमने किया तो हमें पता चला कि पिछले साल हमने 10,000 रुपए खर्च करके 20,000 रुपए प्रॉफिट कमाया, जस्ट डबल। लेकिन इस बार हमने 15,000 एक्सपेंड करके 20,000 प्रॉफिट कमाया, मतलब कॉस्ट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इन सब चीजों में हेल्प मिलेगा डिसाइड करने में, डिसीजन लेने में कि हमें फ्यूचर में अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए क्या
करना चाहिए। तो ये तो था हमारा एडवांटेज। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। बिजनेस में अकाउंटिंग का रोल क्या है, ठीक है, उसका रोल क्या है। तो जो आपका एडवांटेज है वही आपका रोल भी है। देखिए क्या है, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। पहला रोल क्या है कि ये क्या करता है, अकाउंटिंग हमारे बिजनेस के रिकॉर्ड्स को एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट करता है, सिस्टमैटिकली उसको प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसीज को डिसाइड करने में, कॉस्ट को कंट्रोल करने में। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी, अगर हमको अपने ही बिजनेस को कंपेयर करना हुआ, अपने ही बिजनेस से एक साल के परफॉर्मेंस या पोजीशन को दूसरे साल के परफॉर्मेंस या पोजीशन से, तो उसमें हेल्प करेगा। एविडेंस इन कोर्ट। गुड एविडेंस, एज अ गुड एविडेंस एक्सेप्टेबल होता है कोर्ट में अगर हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखा है, अकाउंटिंग कर रखी है और अकाउंटिंग रूल्स और प्रिंसिपल को फॉलो करके, तो उस कंडीशन में कोर्ट में भी एक्सेप्टेबल होगा, एविडेंस होगा। प्रॉपर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू रिमेंबर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को याद करने में भी हमारा हेल्प करता है। एक रूल ये भी होता है कि अकाउंटिंग करता क्या है, हमारे जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको याद रखने में मदद करता है, क्योंकि हम बहुत सारे ट्रांजैक्शन याद नहीं रख सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमें हेल्प मिल जाती है। फिर अगला क्या है, फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन। लोन लेने में हेल्प करता है, क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग से हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस और पोजीशन दोनों पता चलता है, जिसकी हेल्प से, जिसको एनालाइज करके कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे हमको फंड प्रोवाइड कर सकता है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, परफॉर्मेंस और पोजीशन को चेक करके, एनालाइज करके। और लास्ट है फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। वही फिर आगे आपका जो आपके फंक्शन में आया, आपके एडवांटेज में आया, वही आपके रोल में भी आ रहा है। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स की लायबिलिटी के सेटलमेंट में भी वो हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के इतने फंक्शन हैं, ये फायदे हैं, ये उसका रोल है, तो उसका कुछ लिमिटेशन भी होगा। अब देखिए लिमिटेशन क्या है, पहला हमारा क्या दिया है, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अब ये देखिए क्या है कि नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। फुल्ली एग्जैक्ट क्यों नहीं होता, जबकि यहाँ पे पहला एडवांटेज क्या दिया था, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। बिजनेस के सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं हमें इससे, तो फिर ये फुल्ली एग्जैक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब हमने अकाउंटिंग करने के लिए बताया क्या कि रूल्स, कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसमें मॉनेटरी वैल्यू के ट्रांजैक्शंस नहीं होते, मतलब मनी में, पैसे में हमने वो ट्रांजैक्शन नहीं किया होता, फिर भी उसकी वैल्यू मनी में होती है, ठीक है। या कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो एस्टिमेटेड होते हैं। क्या होते हैं, एस्टिमेटेड होते हैं। तो एस्टिमेटेड अगर ट्रांजैक्शन है तो वो एग्जैक्ट कैसे हो सकता है। जैसे मान लो हमने एक एस्टिमेट बना लिया कि ईयर के एंड में 10,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो क्या जरूरी है कि 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, नहीं ना। या मान लो हमने ये मान लिया कि ईयर के एंड में कुछ ऐसे डेटर, डेटर मतलब जिनको हम उधार में सामान बेचते हैं, वो हमारे डेटर होते हैं। हमने ये मान लिया कि जितने डेटर हैं, जितने लोगों को हमने उधार में सामान बेचा, वो सब के सब हमको पैसा मिलेंगे। क्या ये पॉसिबल है, हो सकता है कुछ लोग पैसा ना दें, हाँ बहुत अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम उनके साथ आ जाए कि वो उस टाइम पे उनके पास पैसा ना हो और पैसा ना मिले, तो ये फुल्ली एग्जैक्ट कहाँ होगा। तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे आपका होता है डेप्रीशिएशन। क्या होता है, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, जैसे जैसे हम एसेट्स को यूज करते जाते हैं उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो क्या वो पैसा हम किसी को देते हैं, नहीं देते हैं, पैसा देते नहीं, सिर्फ उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो इसलिए। और दूसरा क्या है, जैसे डेटर के लिए हमने बताया, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। डेटर पे हम कुछ प्रोविजन करते हैं,
ठीक है। डेटर्स पे कुछ प्रोविजंस करते हैं, वो प्रोविजन एक एस्टिमेटेड अमाउंट होता है कि हो सकता है इतने लोग हमको पेमेंट ना करें, तो अगर उन्होंने पेमेंट नहीं किया, हमने एस्टिमेट निकाला, हो सकता है कुछ दे दें पैसा, हो सकता है कुछ ना दें, जितना भी एस्टिमेट हमने बनाया कि इतने नहीं देंगे, तो मान लो 10,000 रुपए का एस्टिमेट बनाए कि हमको ईयर के एंड में नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें से 6,000 रुपए मिल जाता है, 4,000 नहीं मिलता है, तो ये हमारा एक एस्टिमेटेड अमाउंट है जो कि हम अकाउंटिंग करते टाइम इसको भी रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए जो इंफॉर्मेशन हमको मिलता है वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारा अनरियलिस्टिक क्यों होता है? देखिए, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करके प्रिपेयर करते हैं, ठीक। तो कुछ प्रिंसिपल्स, जैसे एक प्रिंसिपल्स होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है। प्रूडेंस प्रिंसिपल होता है, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हमारा बिजनेस एक फोर्सेबल टाइम पीरियड के लिए चलता रहेगा, मान सकते हैं कि चलता रहेगा, हो सकता है हम इसीलिए स्टार्ट कर दें, लेकिन जरूरी नहीं कि वो चलता रहे। दूसरा है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मतलब कोई भी एंटीसिपेटेड लॉस होगा, मतलब कोई भी ऐसा लॉस है तो लॉस होने वाला है तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट होने वाला है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। या मान लीजिए कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट ये भी है जिसमें हम क्या करते हैं, एसेट्स को उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। मनी के टर्म में हम वैल्यू निकालते हैं और उसको कॉस्ट पे ही उसके रिकॉर्ड करते हैं, जबकि होता क्या है कि हमारे एसेट्स की वैल्यू जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है। तो वहां पे डेप्रिसिएशन लग गया एसेट्स पे या कुछ भी हो गया, लेकिन वो तो लिखा कॉस्ट पे ही है ना, वैल्यू तो उसकी कॉस्ट पे ही लिखी गई है, अब उसमें चेंज हो गया, उसकी वैल्यू चेंज हो गई, इसलिए वो क्या होता है, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन होता है कि जो कुछ दिया वो बिल्कुल सही है, ऐसा हम नहीं मान सकते। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे जो अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं वो मॉनेटरी वैल्यू की चीजें रिकॉर्ड करते हैं, यानी जिसकी वैल्यू मनी के टर्म में होगी, गुड्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, लैंड, बिल्डिंग, लायबिलिटी है, उसकी वैल्यू मनी में है, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारे प्रॉफिट को अर्न करने में यूज होती हैं, जिसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, फिर भी हम उसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे हमारे मैनेजर्स या स्टाफ की क्वालिटी, इफिशियंसी उनकी हो गई, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स है उसे इग्नोर कर दिया जाता है। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि जो भी हम एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं वो उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, जबकि टाइम टू टाइम क्या होता है, उसके प्राइस में चेंजेस आता रहता है और वो सब चेंजेस को हम इग्नोर करते रहते हैं। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन ये भी है कि हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं और उसका जो प्राइस चेंज हुआ हम उस पे फोकस नहीं करते, उसके प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर कर देते हैं। और लास्ट है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब दिखावा करना, अपनी पोजीशन को बेटर दिखाने के लिए हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा प्रॉफिट सेल कम हो रहा है, हम सेल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हम मान लो रिजर्व ज्यादा दिखा दें कि पैसा हमने ज्यादा रिजर्व रखा, तो उससे भी हमारा पोजीशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, बेटर पोजीशन से होगा। तो अपने पोजीशन को बेटर दिखाने के लिए अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग भी हो सकती है, एक ये इसका लिमिटेशन है, ठीक है। अब ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसके फंक्शंस को पढ़ा, इसका फंक्शन क्या है, एडवांटेज क्या है, रोल क्या है और लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो कि लास्ट वीडियो होगा फर्स्ट चैप्टर का, उसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, और इसके कुछ क्वालिटेटिव फीचर्स जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के वो पढ़ेंगे, और लास्ट है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म। थैंक यू।